I welcome Mr. Rajiv Agrawal ji to start to give the welcome address to all the members. Thank you, Ajay ji. Myself, C. Rajiv Agarwal, convener at Firozabad CP Study Circle. I have great pleasure in welcoming Shri C. Rajesh Malhotra ji, speaker for our webinar today, and he will be giving his deliberation on the topic assessment of partnership funds, including the recent amendments on it. And along with it, I welcome CA Sharad Paliwal ji, past president of our Agra branch. एंड सर ये टॉपिक अपने आप में जो है काफी हम लोगों के लिए, एटलीस्ट फिरोजाबाद जैसी छोटी जगह के लिए, और काफी यूजफुल है। और मैं समझता हूँ कि जितने भी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनको कहीं ना कहीं कभी ये समस्या रहती हैं और कुछ डाउट्स रहते हैं, और वो सारे डाउट्स आई होप कि आज के इस वेबिनार के बाद जो है काफी हद तक राजेश जी जो है वो उनकी डेलिब्रेशन सुनने के बाद हम सब लोगों को काफी इसमें मदद मिलेगी और काफी क्लैरिटी आ जाएगी इस कंसेप्ट के ऊपर। और मैं इसी के साथ जो है समय ना लेते हुए, बिकॉज ऑलरेडी 10 मिनट हम इसमें लेट हैं, तो मैं एक बार शरद पालीवाल जी को भी बोलता हूँ कि सर एक कुछ थोड़े से चंद शब्द आप भी बोल दें, और उसके बाद फिर सर स्पीकर के बाद सुनेंगे डेलिब्रेशन। सर शरद जी आप भी कुछ। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है ना सर, क्लियर? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर। थैंक यू सर, थैंक यू। और मैं वेलकम भी करना चाहूंगा और थैंक यू भी करना चाहूंगा हमारे जो है टैक्स गुरु सीए राजेश मल्होत्रा सर का, क्योंकि मैं सर से मिलने गया था और सर से मैंने रिक्वेस्ट करी जैसे ही कि सर एक फिरोजाबाद के लिए एक प्रोग्राम हो जाए, तो सर ने न सिर्फ रिक्वेस्ट को हमारी एक्सेप्ट किया बल्कि सर ने टॉपिक भी सुझाया जो आज के लिए बहुत रेलिवेंट है। पार्टनरशिप फर्म्स में जो चेंजेस आए, क्योंकि अब हम लोगों का ऑडिट का ये टाइम जो है वो स्टार्ट हो चुका है और इनकम टैक्स रिटर्न्स भी हम लोग भर ही रहे हैं, और इनकम टैक्स पोर्टल पे जो ग्लिचेज आ रहे हैं वो तो आ ही रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से हम लोगों को ये भी देखना होगा कि टाइमली हम टाइम की जो है अपना वर्क कैसे कंप्लीट करने वाला है। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए थैंक्स कहूँगा सर का कि आज हमारे फिरोजाबाद के मेंबर्स आपके डेलिब्रेशन से बेनिफिटेड होंगे। और इसके साथ ही जो ये आज की ये वेबिनार है, हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको हम फिरोजाबाद सीपी स्टडी सर्किल के यूट्यूब चैनल पे हम लोग इसे जो है अपलोड करा देंगे, जिससे बाद में भी मेंबर्स इसको देख सकें, सुन सकें। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओवर टू राजीव सर और अजय गोयल जी। Thank you, sir. Now I request Sri Rajesh Malhotra ji for his introduction. Before giving it, I am reading his brief profile. CA Rajesh Malhotra ji, MCOM FCDSA partner of Sri Messrs Malhotra Rajesh and Company, qualified graduation BCom from DEI Agra First Division 4th rank in University, qualified CA in 1989, post qualification course from DISA CAAT, certificate course on indirect taxation conducted by ICT, certificate course on arbitration, certificate course on forensic accounting, certificate course on valuation, regulatory faculty in OT and GMCS, regular faculty in Agra, Faizabad, Jhansi and Bharatpur branches of ICI on taxation, associated with social and cultural organization with Sanskrit Bharati and Srajan in practice for more than 31 years, having interest in direct and indirect taxation. Now I request Mr. Rajesh Malhotra ji for his deliberation. Thank you Ajay ji. Thank you Rajiv ji, Sharad Paliwal ji for inviting me. सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इट्स अ गुड इनिशिएटिव विच हैज़ बीन टेकन बाय द फिरोजाबाद ब्रांच, और अच्छा लगता है क्योंकि अपने आसपास के
ब्रांचेस में अपना सा मन दिखाई देता है। और बड़ा अच्छा लगा था व्हेन आई डिलीवर्ड माय फर्स्ट लेक्चर देयर इन फिरोजाबाद फिजिकल फॉर्म में, बजट के ऊपर हमने बात करी थी। सो एम आई ऑडिबल? आवाज तो मेरी आ रही है ना साफ बिल्कुल? राजीव जी? हाँ सर, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। ठीक सर। तो टुडे एज द टॉपिक इज this taxation of the partnership firms and the related new provisions. So before starting, I would like to screen my, the PPT. Sir, as Rajiv ji has said, it's a very interesting topic because there are a number of issues, in fact, in the taxation of partnership firms. और अभी जो नया 9B आ गया और 45 सबसेक्शन 4 जो नई इंसाइट मतलब सब्स्टिट्यूट हुई है, तो विल हैव ए लॉट ऑफ डिस्कशंस। बट मैंने कुछ अपने लिए कुछ क्वेश्चंस बनाए जिसके बेसिस पे हम मतलब बात करेंगे, दैट इज वेदर पार्टनरशिप is a distinct legal entity or it is not a distinct legal entity. Number one point, क्योंकि जो बहुत सारे disputes हैं बेसिकली जिसको गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू सेटल डाउन, बिकॉज देयर आर नंबर ऑफ डिसीजंस ऑल्सो जिसको कोशिश करी गई है इधर सेटल करने के लिए। देन विल ट्राई टू फाइंड इट आउट कि जो फाइनेंस एक्ट 1987 से पहले की क्या पोजीशन थी। 45(3) में जब सबसेक्शन 3 इंसर्ट किया गया, देन हमने देखा कि फाइनेंस बिल 2021 के अंदर एक अमेंडमेंट आया जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस भी किया था। लेकिन जब अब फाइनेंस एक्ट आया तो वो प्रोविजन ऑल टुगेदर चेंज हो गए। फाइनेंस बिल में देयर वाज नो सेक्शन लाइक 9B और 45(4) और 45(4A) दो सेक्शंस थी। लेकिन अब जो 45(4) है वो 45(4) नहीं है जो विच वाज अर्लियर देयर। सो विल डिस्कस ऑन दैट also, and there are so many issues basically। ये सारे अमेंडमेंट्स क्यों आए जिसको समझना बहुत जरूरी है। हम अपने क्लाइंट्स को मतलब एडवाइस करते रहे पार्टनरशिप बनाने के लिए बिकॉज ऑफ सिंप्लिसिटी, बिकॉज ऑफ कि सिंस इट इज नॉट ए लीगल क्रिएशन तो इसमें से पैसा निकाल के ले जाना बड़ा आसान होता है। एंड देयर आर सो मेनी इश्यूज। सो अब नाउ देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस वेदर अगर पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो रही है या रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो जो पैसा, जो मनी विच द पार्टनर इज टेकिंग आउट, उसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। क्या अगर लास्ट में कोई कैपिटल एसेट या स्टॉक इन ट्रेड पार्टनर अगर बाहर लेकर जा रहे हैं उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, वेदर इट इज टैक्सेबल और नॉट। देयर आर लॉट ऑफ other issues, what is the mechanism to compute all these things, what will be the treatment of increase in capital। अगर मान लीजिए रिवैल्यूएशन की वजह से हमने अपने कैपिटल को इंक्रीज कर दिया तो उसका क्या ट्रीटमेंट है। अगर हम अपने द पार्टनरशिप को कन्वर्ट कर देते हैं LLP में या कंपनी में, देन व्हाट विल हैपन। अगर फर्म में कोई भी अगर पेमेंट हम लीगल ईयर को कर रहे हैं, वेदर दैट कैन ऑल्सो बी कंसीडर्ड एज ए पेमेंट मेड टू द स्पेसिफाइड पर्सन। देयर वर इश्यूज के जो कैपिटल एसेट है या स्टॉक इन ट्रेड है वो किसके हाथ में टैक्सेबल होगी, वेदर इट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द फर्म्स और द पार्टनर्स। रूरल एग्रीकल्चर का क्या ट्रीटमेंट होगा, वेदर इट इज बिकॉज इट इज नॉट ए कैपिटल एसेट। अगर रूरल एग्रीकल्चर लैंड है वो डिपेंड करता है कि whether it is hold as a capital asset or stock in trade, that what will happen in that case। Again, very important points are what will happen in a case where the business as a going concern has been transferred। So there are a lot of issues। The government has tried to address all these issues। राजीव जी ने कहा कि कंफ्यूजन जो है वो दूर होंगे। आई डोंट नो वेदर कंफ्यूजन दूर होंगे या कंफ्यूजन और बढ़ेंगे आफ्टर डेलिब्रेशन, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ इश्यूज
which we have to discuss today. Sir, before going to the new provisions like 9B and 45(4), सबसे पहले हम ये समझना चाहेंगे कि पार्टनरशिप इनफैक्ट है क्या, और हम लोग बड़े बेसिक चीजों पे जाएंगे. हम लोग पार्टनरशिप एक्ट की बात करेंगे. सबसे पहले एक बैकग्राउंड में वो बनाना चाहता हूँ, एक फाउंडेशन वो बनाना चाह रहे हैं कि सबसे पहले लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द पार्टनरशिप इज, and then we'll go to the whether it is a separate legal entity or it is not a separate. Since it is not a separate legal entity, it has as unlike companies and LLP. So let us try to understand what in fact the partnership firm is. तो फर्म सेक्शन 223 के अंदर जहां फर्म को डिफाइन किया गया, तो वहां उन्होंने सीधी सी बात कही कि दैट इट टेक्स इट्स द कलर फ्रॉम द मीनिंग इज गिवन इन द पार्टनरशिप एक्ट. तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में जब हम जाके सेक्शन 4 में देखते हैं, तो वहां पर एक बड़ी अच्छी सी डेफिनेशन है सेक्शन 4 के अंदर पार्टनरशिप की, विच सेज partnership is the relation between persons who have agreed to share the profit of the business carried on by all or any of them acting for all. So partnership is a relation between the person. Then again they have said when the person the other part of the definition is person who have entered into partnership with one another are called individually partners and collectively a firm. This is very important. जो पार्टनरशिप जब हम करते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम इंडिविजुअली इसको पार्टनर्स बोलते हैं और कलेक्टिवली फर्म बोलते हैं, विच मीन्स देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द फर्म एंड द पार्टनर्स. अगेन व्हेन वी गो टू द सेक्शन 5 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इट सेज द रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, विच क्लियरली मीन्स कि पार्टनरशिप इज नॉट ए क्रिएशन लाइक HUF. नो, partnership is created by a contract and not from the status. So it is not like a HUF, it is a contract between the partners. Then when we read section 6 of the Partnership Act, it says that the real relation between the parties as shown by all the relevant facts taken together. The sharing of the profit or gross returns arising from property by person holding a joint or common interest, the receipt by a person of share of the profit of a business. Then if we read section 7 of the Partnership Act, it says when no provision is made by contract, हम अपने contract में ये define जब हम partnership deed बनाते हैं, it is again a very important this time कि हम partnership deed किस तरीके से बनाएं और क्या क्या clauses हमको उसके अंदर डालने चाहिए. तो the act says section 7 where no provision is made by contract between the partner for the duration of their partnership, अगर हमने कोई duration define नहीं किया है, तो partnership will be at will. Then when we read section 14, which basically tell subject to the contract between the partners, the property of the firm includes all property and right and interest in property originally brought into the stock of the firm or acquired by purchase or otherwise by or for the firm for the purposes and in the course of business of the firm, and include also the goodwill of the business. Unless the contrary intention appears, property and rights and interest in property acquired with money belonging to the firm deemed to have been acquired by the firm. तो कहने का मतलब ये है कि जब कोई पार्टनर अपनी कोई एसेट्स को एज ए कैपिटल इंट्रोड्यूस कर देता है, देन इट बिकम्स द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म. बट इसको भी हम आगे समझेंगे कि उन्होंने कहा कि फर्म की एज सच कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है. ये जो प्रॉपर्टी जो भी फर्म की प्रॉपर्टी है, that is the rights of the partners in those properties. Then again section 15 is there that clearly says subject to contract between the partners, the property of the firm shall be held and used by the partner exclusively for the purposes of the business. Then when we go to the section 18 of the Partnership Act, it clearly says a partner is the agent of the firm for the purposes of the business. So we see कि देयर इज अ रिलेशन. ये रिलेशन कहीं और नहीं मिलता है हमको जहां हम लीगल क्रिएशन की बात करते हैं. जैसे कि पार्टनर्स जो हैं वो दे आर द एजेंट फॉर द पर्पसेस ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म. सो देयर इज अ रिलेशनशिप एज ए एजेंट एंड प्रिंसिपल. अगेन I have gone through the section 17 of the Registration Act,
which clearly says कि ये सारी जो डेफिनेशन है, हम आगे जब अपना डेलिब्रेशन 9B और 45(4) की बात करेंगे तो दैट वुड बी मोर रेलिवेंट। सेक्शन 17 रजिस्ट्रेशन की बात करता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रजिस्टर्ड कराने हैं। तो दे से कि अगर हमने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी को गिफ्ट किया है तो दैट एग्रीमेंट, दैट डॉक्यूमेंट हैज टू बी, यानी गिफ्ट डीड हैज टू बी रजिस्टर्ड। Further, they have said कि other non-testamentary instrument which purport or operate to create, declare, assign, limit, or extinguish, whether in present or in future, any right, title, or interest, whether vested or contingent, of the value of 100 rupees and upwards. So this is very important. उसने कहा कि कोई भी नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट जिससे कि कोई राइट क्रिएट होता है या कोई राइट एक्सटिंग्विश होता है तो उसका रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है। सो द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर इज कि व्हेन ए पार्टनर ब्रिंग सम एसेट इनटू द फर्म, वेदर रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड। सो दैट, एंड वी ऑल नो दैट व्हेन, जब हम कोई भी पार्टनर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी या विल टॉक अबाउट इमूवेबल ओनली, इमूवेबल प्रॉपर्टी लेकर जब फर्म में एज ए कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है तो वहां पर किसी भी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती है। रजिस्ट्रेशन की जरूरत इसलिए नहीं होती क्योंकि हमने फर्म और पार्टनर्स को एक ही माना। इसका मतलब इससे कोई फर्दर राइट क्रिएट नहीं हो रहा है। या सिमिलरली अगर हम बात करें कि अगर फर्म ने कोई एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट फर्म की एसेट को डिस्ट्रीब्यूट किया पार्टनर्स को, तो क्या फर्म की कोई प्रॉपर्टी में फर्म का कोई राइट एक्सटिंग्विश हो रहा है? अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर फर्म की प्रॉपर्टी से फर्म का अगर राइट एक्सटिंग्विश हो तो ऑब्वियसली 247 में ट्रांसफर की डेफिनेशन में आए और रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। सो दैट इज व्हाई इट इज, बिकॉज देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द फर्म एंड द पार्टनर। सो ना तो कोई फर्दर राइट क्रिएट होता है, ना ही कोई राइट एक्सटिंग्विश हो रहा है। इसलिए सेक्शन 17 के हिसाब से हमारे को इसके रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। Now, I am giving to certain decided cases. So, in this Arjun Kanoji Tankar versus Santram Kanoji Tankar, it was held that the property belongings to a person in the absence of an agreement to contrary does not, on the person entering into a partnership with other, become the property of partnership merely because it is used for the business of the partnership. ये फर्म की प्रॉपर्टी इसलिए बन जाती है बिकॉज इट इज यूज्ड फॉर द बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप. इट विल बिकम प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनरशिप ओनली इफ देयर इज एन एग्रीमेंट एक्सप्रेस और implied at the property was under the agreement of partnership to be treated as the property. तो मतलब ये हमारा एग्रीमेंट में, हमारे डीड के अंदर ये स्पेसिफिकली मेंशन होना चाहिए कि दैट बिकम्स द प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनरशिप, एंड दिस आई मीन in the agreement it should be express or implied. Then when we see the paragraph 39 of the Hornberg, एक क्वेश्चन था सर, बीच में ले सकते हैं कि हाँ बाद में? नहीं ले लीजिए सर बिल्कुल सर. जैसे पार्टनरशिप हम जब हम बनाते हैं या डीड बनाते हैं, कभी कभी पार्टनर का जैसे किसी की फैक्ट्री होती है, कुछ होता है, तो बाद में झगड़े सी बातें बनते हैं कि जब पार्टनरशिप रजिस्टर्ड हो जाती है, जब बढ़ती है तो कहती है ये बिल्डिंग हमारी है. तो इस करेक्ट लिहाज से मतलब पहले से ही अगर हम लेके चले तो सही रहेगा कि नहीं एक्चुअली क्या है, पार्टनरशिप एक्ट में हर जगह मैंने देखा कि वो ये कहता है कि आप कोई भी मतलब आपका जो है ना, यू कैन हैव आप कुछ भी मतलब उसके अंदर पार्टनरशिप डीड में लिख कर आप पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस को ओवरराइड कर सकते हैं. दैट इज मेंशन हियर. तो हम अभी जब सारे केस लॉज हमने डाले हैं इसके अंदर, जब हम डिस्कस करेंगे तो दिस विल गिव ए क्लैरिटी. बेसिकली क्या है, अभी मेरे पास भी एक केस ऐसा आया, आई एम जस्ट डिस्कसिंग विद यू कि एक व्यक्ति है जिसके पास में लैंड थी. उन्होंने अपनी लैंड को एक पार्टनरशिप फर्म में ट्रांसफर कर दिया और एक बिल्डर के साथ में एक एग्रीमेंट इस तरीके से हुआ, मतलब दे हैव एंटर्ड इनटू ए पार्टनरशिप कि मेरी लैंड है और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होगी और उसके बाद में हम मिलकर कलेक्टिवली बेचेंगे और प्रॉफिट जो होगा वो शेयर करेंगे. अब इनफैक्ट पार्टनरशिप डीड में तो ये लिख गया. तो जब पार्टनरशिप में डीड में द मोमेंट वी राइट दिस थिंग इट मींस कि इट बिकम्स द प्रॉपर्टी. आपने पार्टनरशिप डीड के अंदर लैंड को लिख भी दिया कि ये वाली लैंड पार्टनर ला रहा है और उनको एज ए कैपिटल इंट्रोड्यूस किया जाएगा. अब क्या हुआ, वो बिजनेस तो हो नहीं पाया. अब बिजनेस हो नहीं पाया तो मैटर हैज गॉन इनटू द लिटिगेशन. अब जो अदर पार्टनर्स हैं उन्होंने कहा कि नहीं ये लैंड तो फर्म की हो गई है, तो अब ये पार्टनर अपनी लैंड लेके वापस नहीं जा सकता है. सो मैटर आज की डेट में आर्बिट्रेशन में चल रहा है. इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको इस तरीके का क्लॉज डाल देना चाहिए कि अगर सपोज बिजनेस स्टार्ट नहीं हो पाता है
तो partner will be eligible to take back the asset which he has brought into the partnership form. That's very important because otherwise they say कि आप अब law ये कहता है कि जैसे ऑफिस में मतलब काफी ये भी हो जाता है कभी कभी, जैसे मान लो कि बिजनेस चल रहा होता है, एक नया पार्टनर आ जाता है वो वर्किंग पार्टनर के रूप में। करेक्ट। तो वर्किंग पार्टनर को क्या राइट होते हैं फिक्स एसेट के लिए या नहीं होते, या पहले से देखिए मैं लिखना बताऊं होना आपको, चाहिए? आपके ये दिक्कत एग्रीमेंट, आती है। देखिए मैं बताऊं, ये जो मैं पढ़ रहा हूं ना, ये हॉल्सबरीज लॉ के अंदर उन्होंने कहा कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स like any other agreement will be constituted according to the normal canon of the construction, so that a court will constitute a partnership agreement in the light of partners objective and term may be implied by the court to give the agreement business efficacy, meaning thereby ये है कि आपको जो भी कुछ लिखना है वो पार्टनरशिप डीड के अंदर लिख दीजिए। अदरवाइज व्हाट विल हैपन कि उस केस में फिर जो पार्ट अगर if your deed is silent then the provision of the partnership act will be applicable. So that's very important. एक्चुअली क्या है कि कोई भी प्रॉपर्टी आप जो नया एडमिशन है या जो हम जो भी डिस्ट्रीब्यूट, कोर्ट ने यही कहा कि हम जो भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो राइट्स हैं पार्टनर्स के इन द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। तो यू कैन नॉट से कि मतलब वो जो व्यक्ति जो नया एंटर हुआ है उसका उसके अंदर राइट नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम आगे और हम अगर वर्किंग पार्टनर लिख देंगे तब भी उसका राइट रहता है या नहीं रहता है? जैसे वर्किंग पार्टनर आप ये कैसे कह सकते हैं कि अगर वो वर्किंग पार्टनर है तो उसका राइट नहीं है? ये वाली बात नहीं, मतलब आप यू कांट से कि मतलब आप या तो उसमें आप अपनी डीड के अंदर स्पेसिफिकली उसको राइट को रिस्ट्रिक्ट करिए। फिक्स्ड एसेट या किसी चीज पे इसका राइट आप ये लिख सकते हैं कि हाँ, आप लिख सकते हैं कि भाई ये व्यक्ति केवल प्रॉफिट शेयरिंग करेगा या हम इसको एज ए वर्किंग पार्टनर रेम्यूनरेशन देंगे या उसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट देंगे, बट उसके बाद में इसको हम मतलब वी कैन रिस्ट्रिक्ट बाय पुटिंग ए क्लोज इन द पार्टनरशिप डीड। अदरवाइज इफ इट इज साइलेंट देन दिस विल बी टेकन फ्रॉम द पार्टनरशिप एक्ट। आप क्लोज में कुछ भी डाल सकते हैं। अब जैसे ये एक केस है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग केस, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एमपी वर्सेस देवास सिने कॉर्पोरेशन। कोर्ट ने कहा कि पार्टनर में इट्स ट्रू in an action for dissolution insists that the assets of the partnership be realized by sale of its assets, but wherein satisfaction of the claim of the partner to his share in the value of residue determined on the footing of an actual or notional sale property is allotted, the property so allotted to him cannot be deemed in law to be sold to him। मतलब अगर हम अभी तक यही एक्चुअली ये जितने भी प्रोविजंस आए हैं वो सारे इन डिसीजंस को ओवर रूल करने के लिए डिपार्टमेंट लेकर आया है। रीजन बीइंग, कोर्ट ने कहा कि जब पार्टनर्स को हम कोई एसेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो सेल नहीं मानी जाती है, तो सिंस इट इज नॉट अ सेल, और कोर्ट ने ये भी कहा कि क्योंकि वो मतलब एक्सटिंग्विश फर्म की प्रॉपर्टी ही नहीं है, वो तो फर्म मतलब पार्टनर्स के सबके राइट है उसके अंदर, तो फिर उन्होंने कहा कि कोई एक्सटिंग्विशमेंट भी नहीं है, तो सिंस एक्सटिंग्विशमेंट नहीं है तो अगेन इट इज नॉट कवर्ड बाय 247 ऑफ द, so in that case it is not considered as transfer of the property, so that is why capital gain नहीं लगता था 1987 तक, जब तक असेसमेंट या 1988-89 से जब डीमिंग प्रोविजंस लेकर आए सेक्शन 45 के अंदर, तब से फिर मतलब उसकी टैक्सेबिलिटी एज ए डीम्ड इनकम स्टार्ट हुई, और उसी को फर्दर अभी हमने 45(4) और 9(b) के अंदर हमने अमेंड किया। In this case, this Narayanappa versus Krishnappa, the court has said that no doubt since a partnership has no legal existence, partnership की कोई legal existence नहीं है, the property will vest in all the partners and in that sense every partner has an interest in the property। जो आपकी बात अभी जो मैं कह रहा था, that has been said here कि the partnership property will vest in all the partners। तो जो भाई बाद में जो भी पार्टनर जो भी कुछ लेकर जा रहा है, जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, that is his right in the assets of the property, assets of the firm, so that is he is taking away। So and in that sense every partner has an interest in the property, every partner has a interest in the property of the partnership। Then in this case the court has again said that the deed of relinquishment was in respect of individual interest of the three brothers। तो जो relinquishment है वो तीनों भाइयों के जो इंटरेस्ट थे उसके लिए उन्होंने वो डीड ऑफ रिलिंक्विशमेंट तैयार करी थी। In this case, S.B. Chandra Pandian versus S.B. Shivalinga Nadar, it has been held that in the entire assets of the firm, all the partners have an interest
albeit in proportion to their shares and the residue, if any, after the settlement of accounts on dissolution. क्योंकि इसमें भी जो सेक्शन 48 है पार्टनरशिप एक्ट की, वो जब हम पार्टनर्स को एसेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो सेटलमेंट ऑफ अकाउंट की बात करती है. तो द कोर्ट हैज अगेन सेड दिस थिंग, it would have to be divided among the partners in the same proportion in which they were entitled to share in the profit. The mode of settlement of accounts set out in section 48 clearly indicates that the partnership assets in its entirety must be converted into money from the pool. Disbursement has to be made. Then again, in this case, it has been held that the court pointed out that on dissolution of the partnership, the assets of the firms are valued and the partner is paid a certain amount in lieu of his share of the asset. जब लॉ कोर्ट ये कहता है कि जब भी कोई पार्टनरशिप, जब फर्म का डिसोल्यूशन हुआ है, तो हम सारी एसेट्स को वैल्यू करते हैं और पार्टनर्स को वट एवर वी आर पेइंग, दैट इज हिज शेयर इन ल्यू ऑफ हिज शेयर इन द एसेट्स. सो द ट्रांजेक्शन इज नॉट ए सेल, एक्सचेंज, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स ऑफ द फर्म, and the amount received by the partner cannot be taxed as a capital gain. So meaning thereby कि पुराने ऑल दीज ये जो डिसाइडेड केसेस हैं, इसकी वजह से अगर मान लीजिए पार्टनर अभी तक अपनी एसेट्स का जो कैपिटल का जो बैलेंस है उससे अगर ज्यादा लेके जा रहा है बाय वे ऑफ मनी और बाय वे ऑफ एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एसेट, दैट वाज नॉट टैक्सेबल एक्सेप्ट कि वो हमारे पास में ऑलरेडी दैट सेक्शन 45(3) वाज ऑलरेडी देयर एंड 45(4) वाज ऑलरेडी देयर. वो डीमिंग सेक्शन विल डिस्कस अबाउट ऑन दैट आल्सो. Section 25 of the partnership says that every partner is liable jointly with all the other partner and also severally. So we all know कि partnership के अंदर unlimited liability होती है, partners jointly भी liable हैं और severally भी liable हैं. Then अगर हम section 42 की बात करें तो उन्होंने ये बिल्कुल it is mentioned here again, subject to contracts between the partners. So there may be a contrary contract. Subject to the contract between the partner, a firm is dissolved if constituted for a fixed term. अगर हमने किसी एक particular time के लिए वो firm बनाई थी, अगर वो terms खत्म हो जाता है, then the firm will be dissolved. If constituted to carry out one or more adventure or undertakings by the completion thereof, अगर मान लीजिए किसी particular task के लिए काम partnership बनाई थी और वो complete हो जाता है, then the firm will be dissolved unless otherwise is there. एंड बाय द डेथ ऑफ ए पार्टनर, अगर दो पार्टनर्स हैं और उनकी डेथ हो जाती है तो एज पर लॉ फर्म डिसॉल्व हो जाएगी. बट वी कैन राइट इन अवर इंस्ट्रूमेंट पार्टनरशिप डीड के अंदर कि हम अगर पार्टनर्स की डेथ पर फर्म डिसॉल्व नहीं होगी, ऑन द कॉन्ट्रेरी एनी ऑफ द लीगल ईयर्स ऑफ द डिसीज विल बी एंटर्ड एज ए पार्टनर. इन दैट केस फर्म विल कंटिन्यू. सर एक छोटी सी क्वेरी और थी, जैसे हम ये लिख देते हैं पार्टनरशिप डीड में किसे एट द डेथ ऑफ द पार्टनर उसके लीगल एयर कंटिन्यू करेंगे, तो उस समय क्या सर नई डीड बनानी पड़ती है कि उसी डीड से ही काम चल जाता है? देखिए वैसे तो जब पार्टनर की डेथ हो गई तो लॉ का इसमें भी मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस आ गई हैं. मतलब लॉ तो ये मान के चलता है कि जब कोई पार्टनर, दो पार्टनर एग्जिस्टेंस में नहीं है, इट मीन्स इट इज ए कंपल्सरी डिसोल्यूशन इफ देयर आर ओनली 2 पार्टनर्स. और उसके बाद में जो नए पार्टनर के साथ में हमने फ्रेश डीड बनाई है, मतलब तो डीड तो नई ही बनेगी. क्योंकि सर 2 से ज्यादा हो तब उस केस में भी नहीं, 2 से ज्यादा हो तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. फिर तो 2 से ज्यादा है तो अगर आप नया पार्टनर इंट्रोड्यूस नहीं भी कर रहे हैं तब भी फर्म चल रही है. लेकिन अगर उसमें लिखा हुआ है कि लीगल ईयर ने लेना है तो आप लीगल ईयर को एंटर कर लेंगे. देन इट इज नॉट द केस ऑफ ए डिसोल्यूशन. तो सर बनाना पड़ेगा ना सर, कुछ कोई 100 रुपए की स्टैम्प नहीं, आप डीड नहीं बनानी पड़ेगी आपको. अच्छा, डीड नहीं बनेगी? डीड तो नहीं आप क्योंकि नया एक्चुअली क्या है कि अगर कोई भी जैसे टर्म्स एंड कंडीशन में चेंज होता है, प्रॉफिट शेयरिंग में चेंज हो रहा है, उस सिचुएशन में तो हम कोई भी एडेंडा लगा सकते हैं उसके अंदर, है ना, या सप्लीमेंट्री डीड बना सकते हैं. बट अगर नया पार्टनर इंट्रोड्यूस हुआ है तो ऑब्वियसली देयर शुड बी ए न्यू फ्रेश डीड. बट उसको उस फ्रेश डीड से भी हम फर्म को ये नहीं कह रहे कि फर्म डिसॉल्व हो गई. हमने एक फ्रेश डीड बनाई है और नए पार्टनर को इंट्रोड्यूस, लेकिन फर्म तो कंटिन्यू कर रही है ना, क्योंकि फर्म में 2 से कम तो पार्टनर हुए ही नहीं कभी भी. ओके सर. तो अगेन दिस सेक्शन जी सर, ये सर लीगल ईयर बिलो 18 है, उस केस में सर क्या होगा सर? माइनर कैन बी एडमिटेड एज ए पार्टनर.
तो सर माइनर जो एडमिट होगा सर, वो सर वो लॉस में सब वो नहीं होता है, लॉस हाँ, भी वो नहीं करेगा? नहीं, माइनर लॉस में नहीं होता, माइनर केवल प्रॉफिट शेयरिंग ही करता है। ओनली सर प्रॉफिट में होता है। हाँ हाँ। ओके सर। तो एंड द सेक्शन 48 है जो कि वही मैंने अभी मोड ऑफ सेटलमेंट की बात करता है कि अगर मान लीजिए फर्म डिसॉल्व हो रही है तो डिसोल्यूशन के बाद में हम किस तरीके से मतलब जितने एसेट्स एंड लायबिलिटीज को सेटल करेंगे। एंड दिस इज द आंसर बिकॉज इन दिस केस एस Parvathamal versus CIT 1987 court held that in a firm consisting of two partners on account of death of one of the partners, the firm automatically dissolved, and the court has observed a partnership normally dissolve on the death of the partner unless there was an agreement in the original partnership deed. तो कहने का मतलब ये है कि नॉर्मल केस में अगर दो पार्टनर हैं और एक पार्टनर की अगर डेथ हो जाती है तो फर्म कंपल्सरीली डिसॉल्व हो जाती है नॉर्मली। बट इफ ए पार्टनरशिप नॉर्मली ऑन द डेथ ऑफ द पार्टनर अनलेस देयर वाज एन एग्रीमेंट इन द ओरिजिनल पार्टनरशिप डीड, अगर ओरिजिनल पार्टनरशिप में कुछ और हमने मेंशन कर रखा है, in that case firm will not be dissolved. And this case against Malabar Fishery Company, the Supreme Court का I mean decisions है, so it's again a very important decisions in this case में उन्होंने कहा कि the firm as such has no separate rights of its own in the partnership assets. It's very beautifully mentioned कि फर्म के अपने कोई सेपरेट राइट नहीं होते हैं ऑफ इट्स ओन इन द पार्टनरशिप एसेट्स, बट इट इज द पार्टनर्स हु ओन जॉइंटली इन कॉमन द एसेट्स ऑफ द पार्टनरशिप। तो पार्टनर्स जो हैं वो मतलब एसेट्स को जॉइंटली ऑन करते हैं, एंड देयरफॉर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, डिवीजन और अलॉटमेंट ऑफ एसेट्स टू द पार्टनर which flows upon dissolution after discharge of liability is nothing but a mutual adjustment of the rights between the partner, and there is no question of any extinguishment of the firm's right in the partnership assets amounting to a transfer of assets within the meaning of। तो अभी तक जितना भी हमने ऊपर डिस्कस किया वो इस केस के अंदर बड़ा ब्यूटीफुली उन्होंने मेंशन किया है कि ये जब भी फर्म का कोई डिसोल्यूशन के बाद में जब हम पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, that is a mutual adjustment of the rights between the partners and there is no question of any extinguishment of the firm's right। क्योंकि फर्म के राइट एक्सटिंग्विश नहीं होते हैं, इसलिए मैंने सेक्शन 17(1) के अंदर देखा था रजिस्ट्रेशन एक्ट में, तो उन्होंने जब एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट नहीं है इसलिए रजिस्ट्रेशन की भी आवश्यकता नहीं होती इन पार्टनरशिप एसेट। एंड अगेन द कोर्ट हैज मेंशन्ड दैट इट इज नॉट अमाउंट टू ट्रांसफर एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 247 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। Since there is no transfer, no partition or extinguishment of any right therein, there is no question of application of section 17(1) of the registration act, यानी कि रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ना तो कोई पार्टीशन हो रहा है और ना ही कोई राइट का एक्सटिंग्विशमेंट हो रहा है। When partner bring immovable property as his capital on the formation of the firm, there is no conveyance because a partnership is not a distinct legal, क्योंकि पार्टनरशिप एक डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी नहीं है, इसलिए किसी भी कन्वेंस की जरूरत नहीं है किसी भी रजिस्ट्रेशन की, यानी कि सेल्डी इट इज नॉट अ केस ऑफ द ट्रांसफर। इट इज क्लियरली मेंशन्ड हियर कि पार्टनरशिप में जो हम स्टैंप लगाते हैं आर्टिकल 46 है इंडियन स्टैंप एक्ट के हिसाब से, एंड दैट इज सफिशिएंट। वहां पर उन्होंने लिखा कि आपके पार्टनरशिप डीड का जो इंस्ट्रूमेंट है वो इन राइटिंग होना चाहिए और उसके ऊपर स्टैंप लगी होनी चाहिए। तो इन दैट सिचुएशन आई मीन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होते हैं। अब हम नाउ वी आर कमिंग टू द असेसमेंट एरिया, जहां हमारे अगर हम इनकम टैक्स एक्ट की बात करें तो वहां पर भी सेक्शन 188A में कहा कि पार्टनर्स की जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी है, मतलब द पार्टनर्स की जो भी टैक्स पेबल है, तो दैट इज अगेन इट इज सेइंग द सेम थिंग व्हिच इज मेंशन इन द पार्टनरशिप एक्ट। सेक्शन 189 डील्स विद के फर्म अगर डिसोल्यूशन हो जाता है फर्म का और बिजनेस डिसकंटिन्यू, इफ नो सच डिसकंटिन्यू और डिसोल्यूशन हैड टेकन प्लेस and all the provision of this act including the provision relating to the levy of penalty, I mean this 189 deals with the कि अगर फर्म का डिसोल्यूशन है तो उसका किस तरीके से असेसमेंट किया जाएगा। अगेन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज जब हम सेक्शन 184 की बात करते हैं जो कि फर्म के असेसमेंट से डील करती है, उन्होंने बड़ा क्लियरली लिखा है कि फर्म शैल बी असेस्ड एज ए फर्म फॉर द पर्पजेज ऑफ दिस एक्ट इफ सो देयर आर सर्टेन कंडीशन व्हिच आर टू बी फुलफिल्ड। If the partnership is evidenced by an instrument, यानी कि there must be an instrument, यानी कि एक पार्टनरशिप डीड का होना बहुत जरूरी है, and the individual share of the partner are specified in that instrument। पार्टनर मतलब जो इंस्ट्रूमेंट है हमारी पार्टनरशिप डीड है उसके अंदर पार्टनर्स का शेयर्स को स्पेसिफाई होना बहुत जरूरी है। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज जो उसकी सर्टिफाइड कॉपी है
जब जैसे हम पहले हम रिटर्न भरा करते थे मैनुअल फॉर्म में, तो फर्म की जो भी जो पार्टनरशिप डीड की कॉपी साथ में लगा करती थी, जब पहले देते थे। एंड देयर इज स्टिल द वन प्रोविजन कि आपको अगर कोई चेंज इन पार्टनरशिप हुआ है तो वो डिपार्टमेंट को नोटिफाई करना बहुत जरूरी है। Where a firm is assessed as such for any assessment year, it shall be assessed in the same capacity for every subsequent year if there is no change in the constitution of the firm or the share of the partners सर एक as छोटी सी क्वेरी और थी सर, जैसे नोटिफाई करने वाली बात आई थी, हाँ जैसे हाँ ऑडिट वगैरह में तो सर हम पार्टनरशिप रेशियो वगैरह चेंज डाल देते हैं, बाकी डाल देते हैं हाँ। और रिटर्न भरते हैं तो सर उसमें थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन बाकी रिटर्न नो में दिक्कत आती है ना, जो इनकम टैक्स का रिटर्न भरते हैं अगर रेशियो वगैरह चेंज नहीं हुआ है तो हम कैसे इंटीमेट करेंगे सर उसमें? नहीं तो मतलब चेंज क्या हुआ है उसके अंदर? तो किसी की सैलरी बढ़ गई या घट गई इस तरह से? देखिए मैं बताऊं, अगर रेम्यूनरेशन में कोई चेंज है तो वो उसको चेंज नहीं माना गया है। एक्चुअली इसमें मैं बताऊं आपको, चेंज को भी डिफाइन किया हुआ है ना हमने, कि यहाँ पे लॉ के अंदर भी डिफाइंड है, और अभी जो रिकॉन्स्टिट्यूशन वर्ड यूज किया उसमें सेम लैंग्वेज है। चेंज का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई नए पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, दैट इज अ चेंज। और अगर आपके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है में चेंज होता है, दैट इज अ चेंज। और अगर आपका मतलब कुछ पार्टनर आ रहे हैं जा रहे हैं और एक जो पुराना पार्टनर है वो कंटिन्यू कर रहा है, अगेन दैट इज नॉन एज ए चेंज। तो यही रिकॉन्स्टिट्यूशन की जो डेफिनेशन नई डाली है उन्होंने 9B के अंदर, उसमें भी सेम बात यही वाली बात थी। तो ये दिस इज सेक्शन 187 है जिसके अंदर चेंज को डिफाइन किया है उन्होंने। फॉर द पर्पजेज ऑफ दिस सेक्शन देयर इज अ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म इफ वन और मोर ऑफ द पार्टनर सीज टू बी ए पार्टनर और वन और मोर न्यू पार्टनर्स आर एडमिटेड। तो अगर कोई एक या एक से अधिक पार्टनर चले जाते हैं, सीज टू बी द पार्टनर, देन इट इज अ चेंज। या कोई नए पार्टनर इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, देन इट इज अ चेंज। In such circumstances, the one or more of the partners who were partner of the firm before the change continue as partner। अगर जो पार्टनर थे उनमें से अगर एक भी पार्टनर कंटिन्यू करता है तो हम इसको चेंज मानते हैं। एंड वेयर ऑल द पार्टनर कंटिन्यू विद अ चेंज इन देयर रिस्पेक्टिव शेयर्स और इन द शेयर्स ऑफ सम ऑफ देम, यानी कि अगर पार्टनरशिप शेयर में अगर चेंज हुआ है, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज ए चेंज। तो यही मतलब जो रिकॉन्स्टिट्यूशन में भी सेम एज इट इज यहां से उठा के वो डेफिनेशन डाली गई है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर सबसेक्शन 5 में कही गई है 184 की, कि अगर मतलब हमने कोई भी, अगर हमारा केस 144 में होता है, यानी कि हमने मतलब केस को एज ए 143 के अंदर नहीं कराया, वी हैव नॉट फर्निश्ड द इंफॉर्मेशन व्हिच वाज कॉल्ड फॉर, देन द फर्म शैल बी सो असेस्ड that no deduction by way of any payment of interest, salary, bonus, commission or remuneration by whatever name called made by such firm to any partner of such firm shall be allowed in computing the income। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर फर्म, ये लॉ के अंदर लिखा हुआ है 184 के सबसेक्शन 5 में, कि अगर हमारा केस 144 में होता है तो फिर ये हमको मतलब जो पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट है या पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन वो अलाउ नहीं करेगा। shall not be chargeable to income tax, or again that would not be chargeable under the income tax act। now I'm coming to a very important point। ये जितने भी डिस्प्यूट थे, आई मीन 1988 असेसमेंट ईयर जो है 88-89 से, फिर हमने मतलब ये जो है ये एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम है फाइनेंस बिल 1987 का, that clearly speaks, जब इन्होंने कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ गुडविल एंड ऑफ फर्म्स एसेट्स टू पार्टनर एंड वाइस वर्सा टू बी टैक्सेबल, तब यहाँ से 1988-89 असेसमेंट ईयर से उन्होंने इसको टैक्सेबल कर दिया। तो इससे पहले इट वाज नॉट टैक्सेबल। और मैं एक बात और बताऊं कि 47 जो सेक्शन है विच टेल्स के अगर मतलब जहां पर कि आई मीन द ट्रांसफर विच इज नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांसफर, वहां पर एक क्लोज 2 था 47 के अंदर, वो उसके अंदर इन्होंने यहाँ से हटा दिया। वहां पर ये लिखा हुआ था कि पार्टनरशिप फर्म अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूट करती है एसेट्स को तो वो ट्रांसफर नहीं माना जाता है। कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ गुडविल एज पर द एग्जिस्टिंग प्रोविजन ऑफ सेक्शन 45 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, profit or gains arising from the transfer of capital asset are chargeable to income tax as capital gain in the year in which transfer takes place। तो 45(1) के अंदर ये वो है कि अगर मान लीजिए कोई कैपिटल एसेट है, ट्रांसफर हो रही है,
तो जिस साल में ट्रांसफर हुआ है वो कैपिटल गेन उस साल में माना जाएगा. विद अ व्यू टू प्रिवेंटिंग मिसयूज ऑफ द एंटिटीज सच एज पार्टनरशिप फर्म as escape route for avoiding capital gain, the bill for inserting a new subsection 3 in section 45 seeks to provide for charging to tax of the profit or gains arising from the transfer of capital asset by a partner to a firm or by a member of an AOP or BOI or vice versa. तो ये जो एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम है इसमें क्लियरली उन्होंने लिखा कि जो पार्टनरशिप फर्म के थ्रू एक एस्केपिंग रूट बना हुआ था कि पार्टनर कोई भी कैपिटल ला रहे हैं और बाद में ले जा रहे हैं या कोई भी ले जा रहा है तो कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता था, उसको कर्ब करने के लिए चार्जिंग सेक्शन 45 के अंदर सब सेक्शन 3 इंट्रोड्यूस करी गई. And that seeks to provide for charging to tax of the profit or gain arising from the transfer of a capital asset by a partner to a firm. अगर फर्म पार्टनर ने कोई फर्म यानी कि एडमिशन के समय में कोई भी अगर वो लेकर आ रहा है एसेट और बाय ए मेंबर ऑफ द एओपी और बीओआई अगर वो लेकर आ रहे हैं और वाइस वर्सा, तो इसको तब मतलब ये सेक्शन का जन्म हुआ सब सेक्शन 3 ऑफ द 45 और तब से वो डीमिंग फिक्शन के अंदर उसको हमने टैक्सेबल करना शुरू कर दिया. In view of the practical difficulties in evaluating the consideration for transfer in such cases, the bill seeks to provide certain deeming provision as well. Thus, in case of transfer of a capital asset by a partner to a firm or by a member to an AOP or BOI, the amount recorded in the books of account of the firm, ये आज की डेट में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप 45(2) में देखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति जो इंडिविजुअल है, अगर मैं इंडिविजुअल हूँ और मैं अपनी कैपिटल एसेट को बिजनेस में कन्वर्ट करता हूँ, सपोज आई हैव लैंड कीपिंग एज ए कैपिटल एसेट और मैं उसको एज ए स्टॉक इन ट्रेड कन्वर्ट करता हूँ, देन इन दैट केस उन्होंने ये कहा कि जो कैपिटल गेन की लायबिलिटी दैट विल अराइज इन द ईयर व्हेन इट इज सोल्ड और अदरवाइज ट्रांसफर, बट एंड फॉर द पर्पसेस ऑफ सेक्शन 48 द एफएमवी जो है फेयर मार्केट वैल्यू है दैट वुड बी कंसीडर एज ए कंसीडरेशन फॉर सेक्शन 48. ये तब है जब एक इंडिविजुअल व्यक्ति मेरे पास इंडिविजुअल लैंड है और मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया. बट अगर मेरे पास लैंड है और मैं पार्टनरशिप में कोई बिजनेस स्टार्ट करता हूं तो वहां पर उन्होंने एफएमवी की बात नहीं करी है. इफ आई इंट्रोड्यूस सर्टेन कैपिटल एसेट इनटू द फर्म एज माय कैपिटल और वो फर्म के लिए स्टॉक इन ट्रेड बन जाती है, तो वहां पर जो वैल्यू रिकॉर्ड हो रही है, अब वो मीनिंग देर भाई कि अगर मेरी फर्म की मान लीजिए कॉस्ट 50 लाख रुपए है और उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो 70 लाख रुपीज है, तो आई कैन इंट्रोड्यूस एट 50 लाख रुपीज, 70 लाख रुपीज, 1 करोड़ रुपीज. उन्होंने कहा कि फॉर द पर्पसेस ऑफ सेक्शन 48 द वैल्यू विच इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, मैं किसी भी वैल्यू पे इवन मैं 1 रुपए पे भी अपनी एसेट्स को अगर उसमें ट्रांसफर कर सकता हूँ एंड दैट इज देयर. वहाँ इस सिचुएशन में उन्होंने एफएमवी की बात यहाँ पर नहीं कही है. इस सिचुएशन में उन्होंने ये कहा कि जो वैल्यू आप रिकॉर्ड करेंगे बुक्स के अंदर दैट शैल बी डीम्ड टू बी द फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन एज ए रिजल्ट ऑफ सच ट्रांसफर. And further, it is mentioned that in the case of transfer by way of distribution of capital asset by a firm, AOP or BOI, the fair market value of the asset as on date of the transfer shall be deemed to be. जब अब आगे क्या लिखा उन्होंने कि जब दिस प्रोविजन इज ऑलरेडी देयर कि जब हम कोई डिसोल्यूशन होता है और उस वक्त जब हम कोई भी एसेट ट्रांसफर करेंगे पार्टनर को, एट दैट टाइम in order to calculate the capital gain, FMV will be taken as a consideration as per section 48. So all this was there. I mean, this was the main purpose for bringing section 45(3) and 45(4). The profit and gain arising on transfer of, again further it was said that the profit and gain arising on the transfer of a goodwill cannot be charged to tax because of the judicial pronouncement that goodwill being a self-generated asset. कोर्ट का ये डिसीजन था कि गुडविल जो कि सेल्फ जनरेटेड एसेट है और उसमें कोई भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं है, लिहाजा उसको सेल करने पर जो भी प्रॉफिट एंड गेन अराइज होता है उसको हम एज ए कैपिटल गेन टैक्स नहीं कर सकते हैं क्योंकि देयर वाज नो कॉस्ट. तो इस चीज को भी यहाँ पर प्लग किया गया. देयर इज नो, दे हैव सेड अकॉर्डिंगली नो कैपिटल गेन अराइजेस. टू रिमूव दिस लीगल डिफिकल्टी द बिल by amending section 45 of the income tax seeks to provide that where goodwill is self generated, the cost of acquisition will be deemed to be nil and where it has been purchased the cost will be taken to be the actual price paid for it. इसका मतलब ये है कि अगर कैपिटल गेन होगा बट कॉस्ट को हम nil लेंगे if it is not a if it is not purchased, and if it is purchased, if any cost was incurred on the acquisition, then the cost which was incurred on the acquisition will be taken.
एंड दिस ऑल दिस विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम असेसमेंट ईयर 88 89। तो वो सबसे वाले प्रोविजंस चल रहे थे। जस्ट अ मिनट, 1 मिनट में जरा। दिस इज आई मीन ये जो सेक्शन 45 थी, आई थिंक वहां से हमने देख लिया था। प्रोविजन इज वेरी मच क्लियर अबाउट दिस सेक्शन 45 थी। नाउ आई एम कमिंग टू जो फाइनेंस बिल के अंदर जो सेक्शन 45(4) इंसर्ट करी गई थी, और फिर बाद में अभी जब हमारा एक्ट के अंदर अभी जो पास हुआ उसमें 45(4) ऑल टुगेदर डिफरेंट आ गई और 9B सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ। The profit or gain arising from the transfer of a capital asset by way of distribution of capital asset on the dissolution of firms or AOP or BOI, not being a company or cooperative society, or otherwise, shall be chargeable to tax as the income of the firm or AOP or BOI of the previous year in which the said transfer takes place. And for the purposes of section 48, the fair market value of the assets as on date of such transfer shall be deemed to be the full value of the consideration received or accruing as a result for the purposes of section 80. It is very much clear. इसकी जगह जो proposed वो था, I mean in the finance bill, notwithstanding anything where a specified person receives during the previous year any capital asset at the time of dissolution or reconstitution of the specified entity which represents the balance, ये एक नया जो as per finance bill proposed था उसके according ये section was to be inserted, जो कि नहीं आई और different section आई। Any capital at the time of dissolution or reconstitution of the specified entity which represents the balance in his capital account in the books of account of such a specified entity at the time of its dissolution or reconstitution, then any profit or gain arising from receipt of such capital asset by the specified person shall be chargeable to income tax as income of such a specified entity under the head capital gain, and shall be deemed to be the income of such a specified entity of the previous year in which such capital asset was received by the specified person, and notwithstanding anything to the contrary contained in the act for the purposes of section 48 fair market value as on the date of, or the cost of acquisition shall be determined in, so actually let us ignore this all these things because अब जो इसकी जगह जो सेक्शंस आई हैं और एक सेक्शन 4A थी जो कि आनी थी, तो 4A ये जो 45(4) है that has become 9B और 4A जो है वो 45(4) बन गई। So let us concentrate now on the new introduced sections. This is in fact insertion of a new sections 9B and substitution of section 45(4). हमने नई सेक्शन 9B इंट्रोड्यूस करी और ये जो सबसे ज्यादा ह्यू एंड क्राई आज की डेट में है वो इसी की वजह से है। आई मीन दिस सेक्शंस 9B एंड फॉर द 45(4). Now let us अब हमको थोड़ा सा इसको अच्छे से समझना है सर, क्योंकि यही इश्यूज है जो आज की डेट में सबसे इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट है फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि बहुत सारे और सबसे इम्पोर्टेंट इस चीज को इस सेक्शन को समझना इसलिए भी जरूरी है बिकॉज ये जो 9B और सेक्शन 45(4) हैं वो जो है ना असेसमेंट ईयर 21-22 आई मीन जो हमारा फाइनेंशियल ईयर ऑलरेडी खत्म हो चुका है उसमें एप्लीकेबल है। एंड दैट इज व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस बिकॉज फाइनेंशियल ईयर ऑलरेडी जा चुका है और हमारे कई केसेस के अंदर ऑलरेडी रिकॉन्स्टिट्यूशंस हो गए हैं, आई मीन द चेंज हो गए हैं पार्टनरशिप के अंदर। सो इन टू दैट एक्सटेंट इट इज दिस सेक्शन इज ए रिट्रोस्पेक्टिव इन नेचर। और अभी हम लोगों ने देखा होगा कि अभी रिसेंटली दो दिन पहले 3 दिन पहले जो वोडाफोन वाला केस के में गवर्नमेंट ने सेक्शन 9 के अंदर एक्सप्लेनेशन जो रिट्रोस्पेक्टिवली अमेंड किया था उसको भी वापस ले लिया बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड ऑल। बट यहाँ पर जो इसमें जो रूल्स भी जो बने, जो गाइडलाइंस भी बनी, एवरीथिंग इज रिट्रोस्पेक्टिव। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड दीज प्रोविजंस। नाउ आई एम रीडिंग दिस सेक्शन 9B.
9B वी ऑल नो इट्स अ डीमिंग सेक्शन। तो हमारी जो सेक्शन 9 है वो डीम्ड सेक्शन है, ठीक है, चल रहा है। वेयर अ स्पेसिफाइड पर्सन, दे हैव डिफाइंड स्पेसिफाइड पर्सन, यानी जो भी पार्टनर है उसको उन्होंने स्पेसिफाइड पर्सन बोला, और जो मेंबर है एओपी का रिसीव्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यहाँ पर टैक्सेबिलिटी रिसीव के बेसिस पे है, मतलब जिस प्रीवियस ईयर में रिसीव हो रहा है वहां पर सेक्शन 9B एप्लाई करेगी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। एनी कैपिटल एसेट, तो अगर इट हैज टू बी अ कैपिटल एसेट, अगर कोई स्पेसिफाइड पर्सन मीन्स द पर्सन हु इज गोइंग आउट, सॉरी, तो वो स्पेसिफाइड पर्सन, अगर इफ ही रिसीव्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ड्यूरिंग आई मीन द प्रीवियस ईयर एनी कैपिटल एसेट और स्टॉक इन ट्रेड। 9B के अंदर दो चीजों का ट्रीटमेंट उन्होंने किया है, कैपिटल एसेट और स्टॉक इन ट्रेड, और बोथ फ्रॉम अ स्पेसिफाइड एंटिटी। स्पेसिफाइड एंटिटी मीन्स द पार्टनरशिप फर्म AOP BOI, and here we all know partnership firm includes the LLP also. In connection with the, so this is again a very important point in connection with. In connection with, it has to be directly connected to either dissolution or reconstitution. तो कई सारी चीजें हो गई, जब एक स्पेसिफाइड पर्सन यानी कि पार्टनर इज आउटगोइंग, ही रिसीव्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, किसी भी प्रीवियस ईयर में एनी कैपिटल एसेट, अगर उसको कोई कैपिटल एसेट मिल रही है या स्टॉक इन ट्रेड मिल रहा है, और बोथ फ्रॉम ए स्पेसिफाइड एंटिटी यानी कि पार्टनरशिप फर्म से, टीओपी से भी, इन कनेक्शन विद द, आई मीन जो भी हम उसको पे करने हैं, दैट हैज टू बी कनेक्टेड टू द डिसोल्यूशन और reconstitution of such specified entity, either because of reconstitution और dissolution। हमारे जो आउटगोइंग पार्टनर है उसको में कुछ मिल रहा है, कुछ क्या मिल रहा है, कैपिटल एसेट मिल रही है या स्टॉक इन ट्रेड मिल रहा है, दोनों, देन द स्पेसिफाइड एंटिटी shall be deemed to have transferred। अब यहाँ पर क्योंकि इतनी सारी कंट्रोवर्सी अभी हम देख रहे थे, कोर्ट ने कहा कि कोई ट्रांसफर नहीं है, एक्सटिंग्विशमेंट नहीं है, 247 अट्रैक्ट नहीं करती, तो दे हैव मेड इट डीमिंग सेक्शन कि उसको हम deemed to have transferred मानेंगे of such capital asset or stock in trade as the case may be to the specified person in the year in which such capital asset or stock in trade or both are received by the specified person। So the meaning thereby, जिस साल में specified person ने I mean because of reconstitution या because of dissolution अगर उसको कोई भी capital asset मिली है या स्टॉक इन ट्रेड मिला है, तो वो उस केस उस ईयर में टैक्सेबल होगा जिस ईयर में उसको वो मिला है। टैक्सेबल कहाँ होगा, टैक्सेबल विल बी इन द हैंड्स ऑफ द स्पेसिफाइड एंटिटी। स्पेसिफाइड एंटिटी मींस द एंटिटी इज व्हिच इज अ पार्टनरशिप फर्म। And subsection 2 says any profit or gain arising from such deemed transfer of capital asset or stock in trade or both as the case may be by the specified entity shall be deemed to be the income of such a specified entity of the previous year in which such capital asset or stock in trade or both were received by the specified person। This we have already discussed। यानी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर कैपिटल एसेट मिली है तो कैपिटल गेन होगा, और अगर स्टॉक मिला है तो बिजनेस इनकम मानी जाएगी। एंड चार्जेबल टू इनकम टैक्स एज इनकम ऑफ सच स्पेसिफाइड एंटिटी, इनकम फर्म की मानी जाएगी अंडर द हेड प्रॉफिट और गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोविजन और अंडर द हेड कैपिटल गेन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। तो इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट मीनिंग देयर बाय कि जो भी एक्ट के सारे प्रोविजंस, यानी कि जो कैपिटल गेन के केस में जो कैपिटल गेन वाले प्रोविजंस हैं वो एप्लीकेबल होते हैं, और बिजनेस के केस में बिजनेस वाले प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं, व्हिच क्लियरली मींस कि अगर हमारा ये चार्जेबल तो होगा, लेकिन कैपिटल गेन को वर्कआउट करने के लिए जो कॉस्ट है जो और जो इंडेक्सिंग है वो सारी चीजें हमको मिलेंगी। इवन आई थिंक टू मी हम 54EC का भी बेनिफिट हम ले सकते हैं, बिकॉज उन्होंने ये कहा है कि जो ट्रीटमेंट होगा दैट वुड बी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। यानी इस एक्ट के जो प्रोविजंस हैं वो सारे के सारे प्रोविजंस इसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे। आई एम रिलेटिंग टू द कैपिटल गेन, आई एम रिलेटिंग टू द बिजनेस प्रॉफिट इफ इट इज द केस ऑफ द स्टॉक इन ट्रेड। For the purposes of this section, fair market value of the capital asset or stock in trade or both on the date of its receipts by the specified person shall be deemed to be
the full value of the consideration received or accruing as a result of such deemed transfer of the capital asset or stock in trade or both by the specified entity. So meaning thereby जो हमने कैपिटल गेन वर्कआउट करना है उसके लिए जो कैपिटल एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू है, फेयर मार्केट वैल्यू वी ऑल नो इट इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 22A वेयर इट सेज कि द ओपन मार्केट, अगर ओपन मार्केट है उसकी मतलब अवेलेबल है तब तो दैट वैल्यू विल बी टेकन, और अगर ओपन मार्केट अवेलेबल नहीं है तब देन विल गो टू द रूल और 11U के हिसाब से उसका वैल्यूएशन वाली बात आएगी. सो द इम्पॉर्टेंट पॉइंट हियर इज कि जो भी एफएमवी है दैट वुड बी, चाहे वो स्टॉक इन ट्रेड हो चाहे वो कैपिटल एसेट हो, दैट वुड बी एज पर द सेक्शन 222A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट ऑन द डेट ऑफ द रिसीट बाय सच स्पेसिफाइड. हमें देखनी भी कब है, जिस दिन वो स्पेसिफाइड पर्सन को मिल रही है उस दिन की हम एफएमवी सब्स्टिट्यूट करेंगे. शैल बी डीम्ड टू बी एंड दैट वुड बी कंसीडर्ड एज द फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन received or accruing as a result of such deemed transfer of the capital asset or stock in trade. If any difficulty arises in giving effect to the provision of this section and subsection 4 of section 45, the board may, with the approval of the central government, issue guidelines for the purposes of removing the difficulties. तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने लॉ के अंदर ये लिख दिया है सेक्शन के अंदर सबसेक्शन 4 में कि अगर कोई भी डिफिकल्टीज आएगी तो बोर्ड को वो गाइडलाइंस बनाने की पावर है. और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि पहले जो सर्कुलर आते थे तो हम ये कहते थे कि भाई सर्कुलर इज बाइंडिंग ऑन द डिपार्टमेंट एंड नॉट ऑन अस, बट नाउ व्हाट दे से ये जो गाइडलाइंस होंगी दैट वुड बी बाइंडिंग ऑन द इनकम टैक्स अथॉरिटीज एंड ऑन द असेसीज आल्सो. नीचे सबसेक्शन 5 में इट इज क्लियरली मेंशन. आजकल जितने भी नए प्रोविजंस आ रहे हैं they are mentioning this in the section itself. Every guideline issued by the board under subsection 4 shall, as soon as may be after it is issued, be led before each house of the parliament and shall be binding on the income tax authority. तो इसमें जो guidelines हैं वो भी already आ चुकी हैं. guidelines में 3 example हैं. I think you must have seen all these 3 examples. Now I'm coming to सर एक क्वेश्चन था सर इसमें reconstitution of the specified entity है, उसका जो meaning है that is when where one or more of its partner or member, as the case may be of specified entity, cease to be partner or member. जो हमने वहाँ देखा था ऑलरेडी चेंज इन पार्टनरशिप की जहाँ बात करता है सेम है कि अगर एक या एक से अधिक पार्टनर या मेंबर अगर वो cease to be the partner or member, then it is the case of the reconstitution. It is very important to understand कि reconstitution होगा या dissolution होगा and accordingly the provision will be applicable. Because 45 जो है वो that is not applicable in the case of the dissolution. Dissolution के केस में केवल 9B ही applicable है, whereas reconstitution के केस में 9B और 45(4) दोनों applicable. तो सबसे पहले लेकिन हमको जो वर्किंग करनी है अपनी वो 9B के हिसाब से करनी है, then we'll go to the 45(4). And the next is one or more new partner or member, as the case may be, are admitted in such a specified entity. In such circumstances that one or more of the persons who were partner or members, as the case may be, of the specified entity before the change continue. यानी कि जब कोई नया पार्टनर आता है और कोई भी जो पुराना पार्टनर है वो उसमें से अगर कोई भी एक पार्टनर कंटिन्यू करता है then it is the case of the reconstitution. तो अगर हम बात करें जैसे कि मान लीजिए 2 पार्टनर थे और वो दोनों ही जा रहे हैं या चले गए हैं, तो in that case we can arrange the transaction in such a manner कि अगर आपने एक पार्टनर पहले इंट्रोड्यूस कर दिया तो फिर जैसे 3 हो गए, फिर उसमें से एक पार्टनर चला गया और उसके बाद एक फर्दर पार्टनर जाता है, तो दैट वुड बी इन दैट सिचुएशन इट विल बी द केस ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि जो पुराना पार्टनर है उनमें से कोई भी एक पार्टनर जो है वो कंटिन्यू कर रहा है. अगर मान लीजिए पुराने पार्टनर्स कंटिन्यू नहीं करते हैं, देन इन दैट केस विल नॉट बी कंसीडर्ड एज द केस ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूशन, इट विल बी कंसीडर्ड एज द केस ऑफ द डिसोल्यूशन. सर ये अगर ऑर्डिनरी कोर्स, सर ऑर्डिनरी कोर्स में सर क्वेश्चन है क्या सर? हाँ सर, ये अगर ऑर्डिनरी कोर्स में अगर कोई एसेट ले, हाँ सर मैं पूछ रहा था सर, ऑर्डिनरी कोर्स में अगर कोई बंदा ले जाता है एसेट तो उस केस में क्या होगा? सर आवाज आ रही है? अजय जी हाँ सर आवाज आ रही है, नहीं आ रही? Anyway, let me continue. Okay. So this AB and or all of the partners or member, as the case may be of such a specified entity,
continue with the change in their respective shares in the shares of some of them. So अगर मान लीजिए पार्टनरशिप में कोई भी अगर चेंज हो रहा है शेयर के अंदर, तो दैट इज अगेन है केस ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूशन। अजय जी आप यहाँ पर हैं? हेलो, हाँ सर, आवाज आ रही है? आर यू लिसनिंग टू मी? हाँ सर, लिसनिंग सर, आवाज आ रही है सर? सर अजय जी की आवाज आ नहीं रही लगता है अभी। अच्छा अच्छा, हाँ 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 अब क्लियर है। तो मैं यही सर, अभी तक यहाँ तक के डेलिब्रेशन में एनी वन ऑफ यू हैज एनी क्वेरी? सर एक क्वेश्चन था सर, ऑर्डिनरी यहाँ तक अगर तभी हम फिर आगे बढ़ेंगे। अभी तो 9B से रिलेटेड एग्जाम्पल भी लेने हैं एंड देन 45 सबसेक्शन 4 की बात करेंगे। सर यदि पीएसआर रेशियो में चेंज हुआ है और सर ये फर्म में कोई प्रॉपर्टी खड़ी हुई है 2 करोड़ रुपए की, तो उसकी टैक्स लायबिलिटी कब क्रिएट होगी? ऐसा है कि दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ है तो वो केस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन का है, और उस रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद में एक कंडीशन और फुलफिल होनी चाहिए कि कोई पार्टनर बाहर जा रहा है एसेट्स को लेके, तभी 9B अट्रैक्ट करेगा। तो फिर सर पीएसआर हम चेंज करेंगे तो फिर ये सेक्शन अट्रैक्ट भी करेंगे? ऐसा है, कुछ भी अगर मान लीजिए रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है और रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद में यानी कि रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ यानी कि कोई पार्टनर एंटर हुआ, कोई पार्टनर चेंज हुआ, सीज टू बी द पार्टनर, और तो अगर एग्जिस्टिंग, ठीक है नहीं लिसन, और उनमें से फिर कोई वो पार्टनर जो है वो लेकर कुछ जाएगा नहीं जब तक हम उसको कोई कैपिटल एसेट या स्टॉक इन ट्रेड नहीं दे रहे हैं, तब तक सेक्शन 9B अट्रैक्ट नहीं करती है। खाली से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नहीं सर, एग्जिस्टिंग बात है सर, पीएसआर चेंज किया है एट द टाइम ऑफ जब वो कुछ लेके जाएगा तब तो टैक्स लायबिलिटी आएगी ना तीनों के ऊपर। ऐसा है, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कोई रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ और उसके बाद में कोई पार्टनर नया आ रहा है या कोई पार्टनर उसको बाहर लेकर जा रहा है, इफ 9B तब अट्रैक्ट होगी जब हमने फर्म की कोई कैपिटल एसेट और स्टॉक इन ट्रेड उसको दिया है, तभी तो अट्रैक्ट करेगी। सर आने पे तो होगी नहीं ना सर, जैसे कोई आ रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं, आ जाए आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट उसको जाने पे होगी, माना गया है, उसको रिकॉन्स्टिट्यूशन माना गया है और प्रॉफिट शेयरिंग को भी रिकॉन्स्टिट्यूशन माना गया है। लेकिन 9B अट्रैक्ट तब करेगी जब हम कोई भी प्रॉपर्टी उसको दे रहे हैं। अगर हम कोई प्रॉपर्टी नहीं दे, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द स्पेसिफाइड पर्सन। स्पेसिफाइड पर्सन मींस अ पर्सन हु इज पार्टनर ऑफ ए फर्म और ए मेंबर ऑफ ए और अ BOI नॉट बीइंग अ कंपनी इन एनी प्रीवियस ईयर। तो मतलब स्पेसिफाइड पर्सन का मतलब ही ये है कि जो कि मतलब he has to be the partner of the firm and फर्म से उसको कुछ ना कुछ जब हम दे रहे हैं तभी तो, अगर अदरवाइज तो आप अदरवाइज इसकी देयर इज नो एप्लीकेबिलिटी। खाली रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद में हमने अगर कुछ भी नहीं किया है सर ऑर्डिनरी कोर्स में तो हम उसको दे ही सकते हैं ना, एसेट ले जाए कोई बात नहीं, अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा है तो। अगर आप देखिए दो बातें हैं, अगर आपने ऑर्डिनरी कोर्स में उसको कुछ भी दिया है विदाउट एनी रिकॉन्स्टिट्यूशन तो सेक्शन 9B अट्रैक्ट नहीं होगी। सेकंड पॉइंट इज कि आपने रिकॉन्स्टिट्यूशन किया है और उसको कुछ भी नहीं लेकर गया है तब भी, क्योंकि 9B का अट्रैक्ट करने के लिए जरूरी है कि वेयर ए स्पेसिफाइड पर्सन रिसीव्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एनी कैपिटल एसेट और स्टॉक इन ट्रेड। तो जब ये दोनों में से कोई कंडीशन ही नहीं है, ही हैज नॉट टेकन एनी, he has not received any capital asset or stock in trade, then section 9B shall not be attracted. ये कभी कभी सर ये होता है ना, जैसे हम प्रॉपर्टी की वैल्यू लगा लेते हैं, जैसे मान लो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी की वैल्यू लगा ली और पार्टनर को हमने प्रॉपर्टी नहीं दी और उसके बाद में उसका लोन खड़ा कर दिया, उसको पैसे देते रहे, तो उस केस में सर 9B अट्रैक्ट होगी या नहीं होगी? नहीं, आपने क्या करा, मतलब आपने सब प्रॉपर्टी की वैल्यू, आपने वो जो प्रॉपर्टी थी उसको रीवैल्यूएशन किया है। हाँ सब प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ा दी, मतलब ये मान लिया कि ये प्रॉपर्टी की है। और बता दूं यहाँ पे, क्योंकि वो बहुत क्लियरली कहता है, जब हम इसकी वर्किंग में जाएंगे, जब हम कंप्यूटेशन मैकेनिज्म देखेंगे तो ही हैज क्लियरली मेंशन कि आपने जो भी कैपिटल बढ़ी हुई है बिकॉज ऑफ एनी रीवैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स और बिकॉज ऑफ सेल्फ जनरेटेड गुडविल और एनी अदर एसेट, उसके उस पोर्शन को हम वहां से उसकी कैपिटल में से माइनस करेंगे। तो when we'll see the computation mechanism, वहां आपको समझ में आ जाएगी ये वाली बात very clearly, because they have given 3 examples also, right?
Any other issue? No sir, no sir. Okay, now let us continue, है ना. तो यहाँ पर आई थिंक 9B के जो प्रोविजंस हैं वो मैंने डिस्कस कर लिए हैं. तो नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड सेक्शन 45 सबसेक्शन 4. सेक्शन 45 सबसेक्शन 4 सेज नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1. तो पहली बात तो ये जो ओवरराइडिंग सेक्शन है, और सबसेक्शन 1 ये जो कहती थी कि इफ देयर इज एनी कैपिटल एसेट, एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट, यानी कि अगर कोई कैपिटल एसेट है उसका ट्रांसफर होता है, उससे कोई प्रॉफिट एंड गेन अराइज होता है, तो जिस ईयर में ट्रांसफर इफेक्टिव हुआ है उस ईयर में कैपिटल गेन माना जाएगा. ये सबसेक्शन 1 बोलती है 45 की. तो सबसे पहले 45(4) ने ओवरराइड किया सबसेक्शन 1 को, एंड देन इट सेज वेयर ए स्पेसिफाइड पर्सन रिसीव्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एनी मनी और कैपिटल एसेट. तो यहाँ पर देखने वाली बात है कि केवल 2 बातें उन्होंने कही हैं कि अगर कोई स्पेसिफाइड पर्सन है, यानी कि पर्सन हु इज गोइंग आउट, इज अ पार्टनर, इज गोइंग आउट, ही रिसीव्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एनी मनी, यानी उसको कुछ पैसा दिया है हमने या कैपिटल एसेट दी है फ्रॉम ए स्पेसिफाइड एंटिटी इन कनेक्शन विद द रिकॉन्स्टिट्यूशन. सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. अभी मैंने पीछे भी जो बात कही कि हमको आप अगर नॉर्मल कोर्स में पार्टनर को कुछ भी दे रहे हैं तो 45(4) या 9B अट्रैक्ट नहीं करेगी. हमको उसे कुछ भी अगर देना है, दैट वी आर गिविंग इन कनेक्शन विद द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्पेसिफाइड एंटिटी. तो बिफोर, इसका मतलब सर बिफोर रिकंस्टिट्यूशन हम कुछ भी दे सकते हैं उसको. यस, क्योंकि ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर मैंने रिकॉन्स्टिट्यूशन इन कनेक्शन विद इट हैज टू बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू द रिकॉन्स्टिट्यूशन. कोर्ट ने नंबर ऑफ केसेस में इन कनेक्शन विद को जहाँ डिफाइन किया है, तो वहां उन्होंने कहा कि इट हैज टू बी डायरेक्टली कनेक्टेड. अब डायरेक्टली वो रिकॉन्स्टिट्यूशन से कनेक्ट अगर करता है तो आपने अगर उसको बाद, लेकिन कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर आपने पहले दे दिया है या बाद में भी दे रहे हैं, बट अगर वो इन कनेक्शन विद है तो वो माना जाएगा. इसका मतलब ये है कि अगर आपने पहले दे दिया और बाद में रिकॉन्स्टिट्यूशन कर दिया है और ये प्रूव हो जाता है कि वो रिकॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड ही था, तो उस सिचुएशन में 45(4) अट्रैक्ट कर जाएगी. नहीं सर, जैसे सेम फाइनेंशियल ईयर में कर सकते हैं कि आप प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में भी, जैसे मान लो किसी को दे दिया फिर अगली साल उसका डिसोल्यूशन कर दिया फर्म का, ये अलाउ कर सकता है कि नहीं, वैसे तो आप जो भी कुछ देंगे उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते जाओगे ना आप. तो फाइनली जब कैलकुलेशन मैकेनिज्म में जाएंगे तो हम वो देखते हैं कि उसके कैपिटल अकाउंट में बैलेंस कितना है. अगर आपने उसके कैपिटल अकाउंट को बैलेंस से ज्यादा दे दिया है फाइनली, मान लीजिए रिकॉन्स्टिट्यूशन जिस दिन हुआ, तो अगेन वहां पर सेक्शन 45(4) अप्लाई कर जाएगी. अभी आप एग्जाम्पल देखोगे तो और आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी. ओके सर, ओके, है ना. बट अदरवाइज दे हैव क्लियरली मेंशन कि हम जो स्पेसिफाइड पर्सन है इज रिसीविंग समथिंग इन एनी प्रीवियस ईयर मनी और कैपिटल एसेट. यहाँ पर स्टॉक इन ट्रेड की बात नहीं है क्योंकि स्टॉक इन ट्रेड रिलेट्स टू द बिजनेस. तो यहाँ पर केवल 2 ही बातें हैं कि वेदर इफ वी आर गिविंग मनी और वी आर गिविंग कैपिटल एसेट ऑन एनी आउटगोइंग पार्टनर in connection with the reconstitution of such a specified entity, then any profit or gain arising from such receipt by the specified person shall be chargeable to income tax as income of such a specified entity under the head capital gains and shall be deemed to be the income of such a specified entity of the previous year in which such money or capital asset or both were received by the specified person. है कि money और capital receipt जो specified person ने receive करी है, notwithstanding anything to the contrary contained in this act. यानी कि एक नॉटविथस्टैंडिंग ऊपर था, एक नॉटविथस्टैंडिंग नीचे है, यानी एक चार्जिंग सेक्शन के लिए, दूसरा कंप्यूटेशन मैकेनिज्म के लिए. और उन्होंने कहा कि इसका जो फॉर्मूला है, तो एक्ट में कहीं पर भी कुछ भी कॉन्ट्ररी अगर लिखा हुआ है तो ये उसको ओवरराइड कर जाएगा, लेकिन अगर कॉन्ट्ररी नहीं है तो ओवरराइड नहीं करेगा. एंड नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्ररी कंटेन्ड इन दिस एक्ट, सच प्रॉफिट और गेन शैल बी डिटरमाइंड in accordance with the following formula. So what is the formula? A is equal to B plus C minus D. This is very simple formula. A is equal to B. A का मतलब है income chargeable to income tax under this subsection as income of the specified entity under the head capital gain. यानी capital gain के अंदर क्या income हमारी, मतलब what is the amount of capital gain, that is A. Calculate कैसे होगा? Value of money received by the specified person, जितने हमने उसको पैसे दिए हैं वो from the specified entity on the date of such receipt, and plus C, the amount of fair market value of the capital asset received by the specified person from the specified entity on the date of such receipt. यानी कि जो FMV है capital assets की वो plus value of money, और उसमें से घटाना क्या है अपने को, the amount of balance in the capital account. Capital account में जो balance है
represented in any manner of the specified person in the books of account of the specified entity at the time of its reconstitution। यानी कि जो भी कैपिटल अकाउंट में बैलेंस है उस व्यक्ति के और एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन के समय में उस बैलेंस को हमें इसमें से माइनस करना है। तो मान लीजिए अगर एक व्यक्ति को मैंने 10 लाख रुपए उसके 10 लाख रुपए उसके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस था सपोज, और हमने उसको जो एग्जाम्पल में भी उन्होंने बताया है कि हमारे पास में कोई एसेट थी जिसकी वैल्यू 40 लाख रुपए थी और आई मीन वैल्यू 10 लाख रुपए की थी। देयर आर पार्टनर्स, आई एम जस्ट टेकिंग द गाइडलाइंस के अंदर जो एग्जाम्पल है, देयर आर 3 पार्टनर ABC, और ABC की जो कैपिटल है वो 10-10 लाख रुपए है, और जो अपना फर्म के पास में 3 लैंड्स हैं और तीनों लैंड की वैल्यू भी 10-10 लाख रुपए है। अब ए जाता है और ए जब जा रहा है तो हमने उसको जो है कैश दिया, यानी कि 11 लाख रुपए का पेमेंट किया है हमने कैश में, और हमने उसको जो 10 लाख रुपए वाली लैंड थी उसका फेयर मार्केट वैल्यू थी 50 लाख रुपए, तो हमने उसको 50 लाख रुपए दिए और 10 लाख रुपए दिए, या 50 लाख रुपए दिए और 11 लाख रुपए का कैश दिया है, तो वी हैव गिवन हिम 61 लाख रुपीस, और हमने जो आई मीन उसकी जो कैपिटल है दैट इज 10 लाख रुपीस। इस सिचुएशन में क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूशन का केस है, 3 पार्टनर थे, एक पार्टनर चला जाता है, तो इन दैट सिचुएशन व्हाट हैपेंस, व्हाट दे आर सेइंग इन फैक्ट कि आपको सबसे पहले 9B कैलकुलेट करना है। और 9B कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, उन्होंने कहा कि जो हमारी जो एसेट्स है, आई मीन जो हम 50 लाख रुपए की FMB है जिसकी और 10 लाख रुपए की कॉस्ट है, सपोज उसकी इंडेक्स वैल्यू 15 लाख रुपए की है, तो 50 माइनस 15 35 लाख रुपए का जो है हमारा उसके अंदर कैपिटल गेन बनता है। और चूंकि वो एसेट हमारी जो है वो 2 साल पुरानी है, तो इन दैट सिचुएशन देयर विल बी अ कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो वो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया। और अकॉर्डिंगली अब जब हम उस केस में हम अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, और प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि हमारा इनफैक्ट बुक प्रॉफिट कितना हुआ, इन दैट सिचुएशन बुक प्रॉफिट विल बी हमारा जो 40 लाख रुपए का 50 माइनस 10 इज इक्वल टू 40 लाख रुपए, जो बुक प्रॉफिट निकालने के लिए तो इंडेक्स कॉस्ट मुझे लेनी नहीं है, तो जब मैं बुक प्रॉफिट 40 लाख रुपए निकालता हूँ, 40 लाख रुपए को हम उन तीनों पार्टनर्स में बांटेंगे, और हमने मान लीजिए वो जो एग्जाम्पल के अंदर उन्होंने 20% ही टैक्स लिया है, तो वो दैट कम्स टू 35 लाख रुपए के ऊपर 7 लाख रुपए का, तो वो 7 लाख रुपए यानी कि 40 में से आपने 7 लाख रुपए माइनस कर दिए। माइनस करने के बाद में तब वो बचता है 33 लाख रुपए। 33 लाख रुपए को जब हम तीनों में बराबर बराबर बांटते हैं, देन इट इज, तब ये हमारा जो है वो जो कैपिटल है वो हमारी उस दिन रिकॉन्स्टिट्यूशन के समय में उसका बैलेंस 11 लाख रुपए बढ़ जाता है, तो बैलेंस बिकम्स 21 लाख रुपीस। तो जब 21 लाख हमारा बैलेंस हो जाता है, तो मैं आपको जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है आई विल टेल यू, सबसे पहले ऐसी सिचुएशन में जब हम पार्टनर को कोई भी कैपिटल एसेट दे रहे हैं, या हम कैपिटल एसेट दे रहे हैं, क्योंकि केवल जो 9B के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल कैपिटल एसेट का ट्रीटमेंट होगा, और मनी अगर मैं दे रहा हूं तो वो 45(4) के अंदर जाता है। तो इस सिचुएशन में जब हम कैपिटल, आपको ये मान के चलना है 9B लगाने के लिए कि 9B इज जस्ट लाइक अगर मैंने एक पार्टनर जो आउटगोइंग है उसको हमने एसेट दिया है, उसकी जगह अगर मैं किसी दूसरे व्यक्ति को बेचता, तो किस तरीके से मैं कैपिटल गेन कैलकुलेट करता, इन द सेम मैनर द कैपिटल गेन हैज बीन कैलकुलेटेड। तो हमारे को बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी कि अगर मान लीजिए हमें कैपिटल गेन कैलकुलेट करना है, 10 लाख रुपए वाली लैंड थी, 50 लाख की FMB थी, मैंने 50 लाख रुपए दिया, 50 लाख रुपए की FMB के ऊपर उसकी जो 10 लाख रुपए की कॉस्ट है, इंडेक्स कॉस्ट है उसकी 15 लाख रुपए की, तो कैपिटल गेन बन गया 35 लाख रुपए का। 35 लाख रुपए के ऊपर 20% फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी 7 लाख रुपए का अपने को टैक्स पे करना है एज ए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये तो ट्रीटमेंट होगा हमारा उसके लिए 9B के लिए। अगेन जब हम 45 सबसेक्शन 4 में जाते हैं, तो वहां पर हमारा जो ट्रीटमेंट है वो इस तरीके से होगा कि हमने उसको जो A इज इक्वल टू B और प्लस C माइनस D, अब A इज इक्वल टू B, B यहाँ पर है मनी, B हमारी है 11 लाख रुपए,
और सी हमारी फेयर मार्केट वैल्यू है, तो दैट इज 11 प्लस 50, देन इट बिकम्स 61 लाख रुपीज। अब जो कैपिटल है उसकी वो हमारी 10 लाख ऑलरेडी कैपिटल थी, 11 लाख का नेट प्रॉफिट आ गया क्योंकि उसको बेचने के बाद, उसको वहां पार्टनर को ट्रांसफर करने के बाद में तो 21 लाख रुपए हो गए। 61 माइनस 21 करने के बाद में ये जो 40 लाख रुपया है ये भी मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और इसके अंदर 45(4) के अंदर टैक्स। नाउ यू मस्ट हैव ए क्वेश्चन कि सर ये तो डबल टैक्सेशन हो गया, इज इट और नॉट? इज इट क्लियर? आवाज नहीं आ रही आपकी। सर अभी ज्यादा क्लियर नहीं है सब मिनट समझ रहे हैं सब लोग, अभी क्वेरी नहीं है। एग्जांपल दिया वो तो आपको समझ में आ गया ना, इसमें कोई इशू है क्या? नो सर, नो सर, कोई इशू नहीं है। इसका मतलब हमने वहां पे एक बार 7 लाख रुपए का टैक्स दे दिया और 40 लाख रुपए के ऊपर अगेन आई हैव टू पे टैक्स। मुझे मतलब 40 लाख रुपए के ऊपर भी तो मेरे को टैक्स देना पड़ रहा है ना। जी सर, जी सर। तो इसका वो टैक्स जो है वो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, क्योंकि ये जो 40 लाख रुपए की जो वैल्यू है इसके ऊपर अगेन क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था, लॉन्ग टर्म एसेट, तो हमने उसके ऊपर भी मतलब टैक्स पे कर दिया, तो विल इट नॉट अमाउंट टू डबल टैक्सेशन? यस सर। तो इसके लिए लॉ में एक रेमेडी दी है उन्होंने, है ना। लेकिन इससे पहले आई एम जस्ट कमिंग टू, उससे पहले मैं इसको यहाँ पे क्लियर कर लेता हूँ। एक प्रोविजो इन्होंने जो 45(4) में लगाया, दैट सेज कि प्रोवाइडेड दैट इफ द वैल्यू ऑफ ए इन द अबव फॉर्मूला इज नेगेटिव, इट्स वैल्यू शैल बी डीम्ड टू बी 0। इसका मतलब ये हुआ कि 45(4) के अंदर अगर नेगेटिव हो जाता है, लॉस हो जाता है, तो आपको लॉस का कोई कैरी फॉरवर्ड मिलने वाला नहीं है। यहाँ पर उन्होंने कहा कि हम इसको 0 मान लेंगे, मतलब ये कि ये नेगेटिव नहीं हो सकता है। लेकिन एक बात समझिए, हमने वहां पर 9B के अंदर इस तरीके का कोई भी प्रोविजन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जब 9B में मैं कैपिटल गेन कैलकुलेट करूंगा तो या बिजनेस प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगा तो दैट कैन बी ए लॉस। और चूंकि वहां पर हमने देखा था कि एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट हमको कैलकुलेट करना है, विच क्लियरली मीन्स कि वहां पर अगर कोई लॉस है तो मुझे सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड का बेनिफिट मिल जाएगा। एंड मोर इम्पॉर्टेंट इज कि वहां पर जो भी जैसे मैंने कहा 54EC वगैरह जो सारे बेनिफिट्स हमको मिलते हैं वो हमको 9B के अंदर दैट वुड बी अवेलेबल टू अस। बट इन हियर इन दिस के वहां पर अगर लॉस भी है तो मैं कैरी फॉरवर्ड करूंगा या सेट ऑफ करूंगा, बट यहाँ पर जो है हमारा वो नेगेटिव के लिए मना करता है 45(4) के अंदर। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एक जो इसमें एक और प्रोविजन है दैट सेज provided further that the balance in the capital account, the specified person in the books of the specified entity is to be calculated without taking into account the increase in capital account of the specified person due to revaluation of any asset। तो अगर वो जो आपकी बात थी अजय जी कि अगर कोई रिवैल्यूएशन किया है हमने एसेट्स का और उसकी वजह से पार्टनर्स का कोई कैपिटल अकाउंट में इंक्रीज हुआ है, या कोई सेल्फ जनरेटेड गुडविल पड़ी हुई है जिसकी वजह से पार्टनर की कैपिटल में इंक्रीज है, या कोई सेल्फ जनरेटेड एसेट है, तो उसको उसकी कैपिटल अकाउंट में से माइनस कर दिया जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? ओके सर, ओके ओके, वेरी गुड। नाउ आई एम कमिंग टू, ये तो स्पेसिफाइड पर्सन सेल्फ जनरेटेड गुडविल और सेल्फ जनरेटेड एसेट्स को डिफाइन कर रखा है, व्हिच मींस गुडविल और एसेट एज द केस मे बी व्हिच हैज बीन एक्वायर्ड without incurring any cost for purchase or which has been generated during the course of the business or profession। तो जिसके ऊपर हमने कोई भी कॉस्ट नहीं इनकर करी है उसको हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल या सेल्फ जनरेटेड एसेट मानेंगे। एंड द नेक्स्ट explanation is for the removal of doubt, it is hereby clarified that when a capital asset is received by a specified person in connection with the reconstitution of such as the provision of subsection शेल ऑपरेट, ये सबसे बड़ा बढ़िया एक्सप्लेनेशन 2 है जो ये कहता है कि फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इट इज hereby clarified that when a capital asset is received by a specified person from a specified entity in connection with the reconstitution of such a specified entity, the provision of subsection shall operate in addition to the provision of section 9B and the taxation under the said provisions thereof shall be worked out independently। इसका मतलब ये है कि 9B अगर लग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि 45(4) नहीं लगेगी, 9B के साथ साथ 45(4) भी लगेगा। एक जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन अभी रेज किया था
उसका यहाँ पर आंसर है कि अगर ये वेदर इट इज डबल टैक्सेशन और नॉट, तो हमने वहां पर कैपिटल गेन पे टैक्स दे दिया और उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद में हमने 45 सबसेक्शन 4 के अंदर भी टैक्स लायबिलिटी जो 40 लाख का मेरा प्रॉफिट बना जो अभी हमने कैलकुलेट किया था, उसके ऊपर हम कैपिटल गेन पे करेंगे और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे करेंगे। उसके लिए उन्होंने एक हमको बेनिफिट दिया है, दैट इज इन द सेक्शन 48। सेक्शन 48 वी ऑल नो कि वो ये कहती है कि द इनकम चार्जेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन शैल बी कंप्यूटेड। हम उसके लिए डिडक्ट कर सकते हैं फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन में से एक्सपेंडिचर इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद सच ट्रांसफर, यानी कि ट्रांसफर से रिलेटेड जो भी डायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स हैं आप उसको माइनस करते हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को माइनस करते हैं, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को माइनस करते हैं। एंड जो थर्ड क्लोज ऐड किया है 48 के अंदर, दैट सेज in case of value of any money or capital asset received by a specified person from a specified entity referred to in subsection 4 of section 5, the amount chargeable to income tax as income of such a specified entity under that subsection which is attributable to the capital asset being transferred by the specified entity। इसका मतलब जो amount attributable है ये हमको माइनस करना है। अब माइनस कैसे करना है ये एज इट इज इसको पढ़ने पर तो समझ में नहीं आता है, लेकिन जो एग्जाम जो गाइडलाइंस के अंदर इन्होंने एग्जाम्पल दिए वहां पर उन्होंने ये कहा कि वो जो 40 लाख रुपए का आपने एक्स्ट्रा 45 सबसेक्शन 4 के अंदर उसको अपनी इनकम में इंक्लूड किया है एज ए कैपिटल गेन, वो आपकी जो रिमेनिंग एसेट्स हैं, जैसे हमारे उस एग्जाम्पल के अंदर 2 लैंड अभी बची हुई हैं जिनकी भी वैल्यू 10-10 लाख रुपए है और उनकी जो फेयर मार्केट वैल्यू थी वो 70 लाख रुपए है। इसका मतलब 60 लाख रुपए का उनके अंदर बराबर यानी 50-50%। तो व्हाट दे आर सेइंग कि आप जब फ्यूचर में उन एसेट्स को ट्रांसफर करोगे उसमें से आप ये जो 40 लाख है यानी कि दोनों लैंड्स के अंदर से 20-20 लाख रुपए माइनस कर सकते हैं। दैट ऑप्शन हैज बीन गिवन टू, यानी कि जो 40 लाख रुपए के ऊपर आज आपने टैक्स दे दिया है, जब वो आपकी कॉस्ट में से माइनस नहीं होगा, वो आपकी केवल जो हमारी एसेट्स हैं व्हेन यू आर गोइंग टू ट्रांसफर इन फ्यूचर आप उनके फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन में सेक्शन 48 के हिसाब से 20 लाख रुपए माइनस करेंगे। और उसको तरीका कैलकुलेट करने का क्या है कि जो हमारा जो वैल्यूएशन है, वैल्यूएशन में जितनी इंक्रीज हुई है उस प्रपोर्शन में अपने को जाना है। इस केस में क्योंकि फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी 50-50% की ही इंक्रीज है तो 50-50%, अगर किसी और डिफरेंट रेशियो में है तो उस डिफरेंट रेशियो में जाना। सो आई थिंक दिस इज दिस क्लियर, यस और नो? ये वाली बात यस सर यहाँ तक बिल्कुल मतलब क्लैरिटी है ना? अच्छा, और जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की बात है तो बाकी थर्ड एग्जांपल के अंदर उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स के ऊपर अगर हम एलोकेट कर रहे हैं इसको सेम प्रोपोर्शन में, जैसे पेटेंट है, कॉपीराइट है, व्हाटएवर इट इज, उसमें जो वैल्यूएशन है तो उस वैल्यूएशन में भी जितने पर जैसा इंक्रीज हुआ है उस तरीके से उसको, अगर इफ द एसेट इज डेप्रिशिएबल देन इट विल बी कंसीडर्ड एज ए शॉर्ट टर्म, एंड इफ द एसेट्स आर नॉन डेप्रिशिएबल लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म है तो शॉर्ट टर्म। तो आई थिंक दिस इज बेसिकली दिस इज एग्जांपल जो कि गाइडलाइंस में अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया। जो एंड इन द सेम केस एक जो इन्होंने जो एग्जांपल 2 में ये दिया है कि अगर मान लीजिए सारे फैक्ट्स सेम रहते हैं, हम लैंड यू को नहीं बेचते हैं, हम किसी को मार्केट में बेच देते हैं सेम 50 लाख रुपए के ऊपर, इन दैट केस जो सेटलमेंट है वो भी सेम रहेगा, क्योंकि उस केस में क्या हुआ, हमने जो कैश था वो कैश ए को दे दिया पूरा का पूरा, ना कि हमने, तो देयर विल बी नो डिफरेंस। थर्ड एग्जांपल वी हैव ऑलरेडी टेकन, ये वाला जो थर्ड एग्जांपल है उसके अंदर जैसे पेटेंट की जो वो है तो हमें सब में देखना है कि कितना इंक्रीज हो रहा है उनके वैल्यूएशंस में, एंड अकॉर्डिंगली दिस विल बी कंसीडर्ड एज शॉर्ट टर्म। सो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट द, लेकिन एक मैं यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूँ जो मेरी अंडरस्टैंडिंग हुई कि जब कोई रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तब आपको सारी एसेट्स को रिवैल्यूएट करना है। अगर उनमें से एक भी एसेट अगर हम पार्टनर को दे रहे हैं तो हमको सारी एसेट्स का रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा, नॉट ओनली वन which she is taking out. So I think this all I had from my side. और अभी आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं तो you can ask me, any one of you.
किसी मेंबर की कोई क्वेरी है तो वो सर से पूछ सकता है। अगर कोई भी कोई क्वेरी है तो आप अनम्यूट करके सर से पूछ सकता है, आपको लग रहा है इससे रिलेटेड या कोई भी रिलेटेड क्वेरी हो। कोई क्लैरिटी अगर नहीं है किसी चीज पे, you can ask me. अच्छा, एक बात बताइए कि अगर देखिए बहुत सारे, अगर मान लीजिए हमारा केस है, हम कोई पूरा का पूरा अगर बिजनेस को भी, मतलब कोर्ट ने कहीं पर ये कहा कि अगर एज ए गोइंग कंसर्न कोई बिजनेस जा रहा है, दैट इज अगेन कंसिडर्ड एज ए कैपिटल एसेट। तो उस सिचुएशन के अंदर भी आप ये मान के चलिए कि अगर हम उससे चलते हैं कि पूरा एंटायर बिजनेस जाएगा, तो इन दैट केस जो एफएमवी है वो उसकी निकालनी पड़ेगी, एंड अकॉर्डिंगली द कैपिटल गेन विल बी वर्कड आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो जब हम 9B की बात करते हैं तो क्या जो हमारी अदर डीमिंग सेक्शन है, लाइक 50C है या 50CA है या 43CA है, उनकी एप्लीकेबिलिटी होगी क्या? एनी वन ऑफ यू? सर नहीं होगी। नहीं होगी, इसलिए नहीं होगी बिकॉज ऑलरेडी ये डीमिंग सेक्शन है और यहाँ पर फेयर मार्केट। तो वी ऑल नो कि जो 50C में हम जो उसकी बात करते हैं, एफएमवी की बात करते हैं, वहां पर वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन की बात करता है, वेयर एज यहाँ पर फेयर मार्केट वैल्यू की बात करी है। सो ऑब्वियसली फेयर मार्केट वैल्यू इज डिफरेंट फ्रॉम द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। इन दैट केस वी हैव टू गो फॉर द फेयर मार्केट वैल्यू एंड नॉट फॉर द 50C वैल्यूएशन। तो जैसे जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और फेयर मार्केट वैल्यू लैंड की सर कैसे कराएंगे, क्योंकि उसमें तो ज्यादातर वो लोग स्टैम्प ड्यूटी ले लेते हैं। ज्यादातर वो लोग है ना स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मानते हैं, फेयर मार्केट वैल्यू नहीं मानते हैं। हाँ, मैं भी ये वाली बात कहना चाह रहा हूँ कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज नॉट ए फेयर मार्केट वैल्यू। इनफैक्ट 50C के लिए हमने डीम्ड वैल्यू लेके हम जा रहे हैं। हमारा तो कई बार मेरा वैल्यूअर से भी डिस्प्यूट होता है, ऐसे कि व्हाई यू आर टेकिंग स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज ए, व्हेन आपने 50C सबसेक्शन 2 के हिसाब से ऑब्जेक्शन रेज किया, जनाब ये जो वैल्यू है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वो हायर साइड में है, इट इज नॉट ए फेयर मार्केट वैल्यू बिकॉज यू हैव टू गो टू द फाइंड आउट द फेयर मार्केट वैल्यू। सो इन ऑल, मेरा मानना ये कि इन ऑल द केसेस फेयर मार्केट वैल्यू मे बी डिफरेंट फ्रॉम द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। तो फेयर मार्केट वैल्यू पता करने के लिए आपको जो ओपन मार्केट में जो रेट है उसका, उसके हिसाब से वैल्यू निकालनी पड़ेगी। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तो एक डीम्ड वैल्यू है इनफैक्ट, जिसके ऊपर की वो उसका एक पर्पज है स्टैम्प ड्यूटी लेने के लिए। Stamp duty value cannot be a fair market value. So there are number of decisions also on that issue. तो हमें अपना जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तो हमको अपना वैल्यूएशन करा के रखना पड़ेगा, एंड अकॉर्डिंगली हमको इसको आई मीन 45(4) का ट्रीटमेंट होगा। एनी अदर क्वेरी फ्रॉम एनी वन ऑफ यू? किसी मेंबर की कोई क्वेरी है तो वो सर से पूछ सकता है इस टॉपिक से रिलेटेड, या अदरवाइज कोई क्वेरी हो तो सर अगर कंफर्टेबल समझेंगे तो उसका जवाब दे देंगे। राजीव जी कहाँ चले गए हैं? पता नहीं सर दिख नहीं रहे स्क्रीन पे। राजीव जी दिख नहीं रहे हैं स्क्रीन के अंदर। चलिए दैट्स ऑल। हाँ आ गए सर, आ गए। तो सर राजीव जी बीच में यहीं थे या कहीं चले गए? सर एक्चुअली मेरे को कहीं जाना पड़ा था, मेरे थोड़े घर में रिलेटिव्स वगैरह थे इसलिए हाँ, इसलिए थोड़ा सा इशू था। अजय को बोला था मैंने, कहा भाई आज ये सिस्टर वगैरह आई थी तो नहीं कोई बात नहीं है, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है। So I think that's all from my side. Still, very to will take it up. अजय जी अब फिर वोट ऑफ थिंग्स आप कर दें हमें? हाँ, क्वेरी नहीं है किसी की अगर तो। हेलो,
हेलो, अगर किसी की कोई क्वेरी नहीं होगी तो सर हम अभी कंक्लूड कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। ओके, एनीबॉडी इफ देयर इज एनी क्वेरी यू मे आस्क फ्रॉम सर। So I think there is no query in chat box, and nobody has raised his hand, and nobody wants to ask any further question. Now I'll give my vote of thanks for this session. Thank you so much, sir, for your words of knowledge. At the end, I would like to propose the vote of thanks. Firstly, I would like to thank the respected chief guest, guest of honor, CA Sharad Paliwal ji, चेयरमैन ऑफ आगरा, पास्ट चेयरमैन ऑफ आगरा ब्रांच। उन्होंने अपने काफ़ी बिजी शेड्यूल से समय निकाला और इस सेमिनार को कंडक्ट कराने में हमारी हेल्प की। एंड आई वुड आल्सो थैंक टू सी राजीव अग्रवाल जी, convener of Frevas Study Circle, for attending this seminar and giving his welcome address. It gives me immense pleasure to thank you today's speaker, Sir Rajesh Malhotra ji, for enlightening us with the words of knowledge and wisdom. Thank you, sir, making for us aware on how to tackle the recent amendment in Partnership Act in Section 9B and Section 45(4) in practical situation. और सर सर ने जो हमें बताया कि इनके जो टेक्निकलिटी के बारे में बताया वो काफ़ी इजी लैंग्वेज में बताया, जिससे कि हमें समझ में आ गया। और आगे भी अगर कोई फर्दर क्वेश्चन होगा तो हम सर से पूछ सकते हैं। तो सर का काफ़ी फ्रेंडली बिहेवियर है, जब भी कोई क्वेरी होती है या कोई पर्सनल क्वेरी होती है तो हम सर को व्हाट्सएप पे ही पूछ सकते हैं। सर इन चीज़ों में काफ़ी फ्रेंडली हैं। और now I would like to thank all the participants and members of our Frevas Chartered Accountants Association, Frevas Study Circle, and other members who joined this seminar. Thank you very much, sir. Thank you to all. Thank you. Thank you, sir.